अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कुछ दिन की खामोशी के बाद हमने देखा कि आज जो खुसूसी कमेटी का इजलास है, ख़ास तौर पर आइनी तरामीम के हवाले से उस कमेटी का अहम इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस में। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब समेत जो अहम शख्सियात हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर कानून, उन्होंने भी शिरकत की। और अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मुसवदा तैयार करके उस कमेटी के सामने रखा है और मीडिया को भी वो ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी हैं और हुकूमती जो ड्राफ्ट है वो भी कमेटी के सामने रख दिया है। लेकिन अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मौलाना फजल रहमान हो, वो हुकूमती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस ड्राफ्ट से मुतमईन नज़र नहीं आ रही। बैरिस्टर गौहर तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनको अभी तक हुकूमत की जानिब से जो ड्राफ्ट है वो फराहम नहीं किया गया। हमने देखा कि इन दिनों में कई मुलाकातें मौलाना फजल रहमान साहब से भी हुई, लेकिन अभी भी मौलाना साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बरकरार हैं, इसके बावजूद कि वो जो ड्राफ्ट है वो उनको फराहम कर दिया गया है। मौलाना साहब ने क्या गुफ्तगू की है उस इजलास के ख़त्म होने के बाद, पहले वो सुनते हैं, उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। JUI पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में, वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल। जी नाज़रीन, मौलाना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ये ड्राफ्ट जो है वो शेयर करेंगे, अपनी तजावीज़ भी। लेकिन अब भी अगर दूसरी तरफ हम देखें तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसकी तारीख भी सामने आ गई है। अब कई सवालात उठ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हुकूमत कल इजलास बुलाकर ये आइनी तरामीम जो है वो मंजूर करवाना चाहती थी। आमिर डोगर ने कहा कि लेकिन हमारी मुखालफत के बाद अब हुकूमत ने वो फैसला वापस ले लिया है। हुकूमत आइनी तरामीम कब मंजूर करवाना चाहती है, कितना टाइम हुकूमत समझती है कि वो दरकार होगा तमाम जमातों को एक ही पेज पर लाने के लिए, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज हमने देखा कि कुछ दिन की खामोशी के बाद आज फिर पार्लियामेंट हाउस में एक अहम बैठक हुई। ड्राफ्ट जो है वो कहा जा रहा है कि हुकूमत ने भी अपना कमेटी के सामने रखा है, पीपल्स पार्टी ने भी रखा है। थोड़ा सा बताइएगा कि ड्राफ्ट में अब चेंजेस क्या आप हुकूमत ने लाई हैं और क्या पीपल्स पार्टी जो उसमें तरामीम हैं या फिर उसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। बिल्कुल आज कमेटी की मीटिंग हुई है और वो अब कल पे गई है और उसमें बड़ी थ्रेड पे डिस्कशन हुई है, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। ये तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक जो डिस्कशन है वो सराउंड कर रही है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, और उस पर हमने हमारा वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिसमें चेंजेस हम शुरू से करते आ रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन जो भी तमाम तर बातें हुई, तमाम तर डिस्कशंस हुई, तमाम तर सजेशंस हुई, वो हमने बरूए कार लाई और उसमें तमाम तर चीज़ें हमने देखी। असल में जो मेन पॉइंट्स हैं इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से है, जजेस की ट्रांसफ़र्स के हवाले से भी है, और ये जजेस की ट्रांसफ़र्स सियासतदान नहीं करेंगे, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी। सो JCP को ही इख्तियार होगा, जिस तरह 18वीं तरमीम से पहले ये ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का था। इस्लामाबाद में भी आप देखें कि कई हमारे जितने भी 4 सूबे हैं उनमें से जजेस आके लगते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से है कि तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेशन भी उसकी होनी चाहिए। और इसमें जो मेन 22-23 गालबन अमेंडमेंट्स उसमें हैं, लेकिन 22-23 शायद आवाम को ज़्यादा लगें। असल में तो वो वहाँ पे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहा जाता है वहाँ पे या एडिशन हो रही है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, या फिर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो डोमेन में जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। ये 22 की 22 अदलिया से मुतल्लिक है जी, उसी मुतल्लिक हैं, लेकिन 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं है। मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, असल में सिर्फ कई दफ़ा होता है कि आइन के अंदर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिखा है वहाँ पे ऐड हमें करना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे लिखा है उसको वहाँ से वो उसको डिलीट करके, तो ये इसकी एडिशन होगी। आइनी तरमीम में ये एक रूटीन के हवाले से जो एक अमेंडमेंट्स होती हैं वो हैं, लेकिन जो सेंट्रल इसकी जो एक हमारा
कह लें प्रेजेंटेशन है या आइडिया है, वो अदलिया के रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से है। और अब जो पीपल्स पार्टी ने ड्राफ्ट तैयार किया है उनके मुताबिक तो सूबों में भी आईनी अदालत जी उनके मुताबिक बिल्कुल है, और उसमें उन्होंने जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया है। जिस तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटमेंट करती है जजेस की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, इस तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजवीज़ आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। लेकिन आई थिंक कि उस पर वो ओपन है, ओपन टू सजेशन है, एक उनका एक सजेशन है और उन्होंने एक तजवीज़ दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जेसीपी भी इसको कर सकती है कि जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट का हमारा जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था, ये वर्किंग पेपर था, उसमें जेसीपी के ही इख्तियार हमने उसी को मजबूत किया और उसी में ही दिया। और हमने इसमें कहा कि 3 जो हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से हो जाएं, 3 जो सीनियर मोस्ट हैं वो वहाँ से हो जाएं सुप्रीम कोर्ट से, और इसी तरह जो जिस मुतलका सूबे की अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट के जजेस के हवाले की, उसका चीफ जस्टिस भी हो, लॉ मिनिस्टर भी हो, और जाहिर बात है जो मेंबरान असम्बली हैं 4, 2 सेनेट से, 2 आपकी नेशनल असम्बली से, और इक्वल उनकी रिप्रेजेंटेशन अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से हो, तो ये एक बड़ा कंप्लीट जो है। तो हुकूमत पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट से इत्तफाक करती है? देखिए इन प्रिंसिपल तो हम बिल्कुल, ये ड्राफ्ट वही है, वर्किंग पेपर वही है जो हम पहले, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और जाहिर बात है हम इससे उसी से ही ये डिस्कशन जन्म ले रही है। उसी से ये तमाम तर चीज आगे बढ़ रही है। और उसी पे ही काम किया गया। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शामिल है मामला? नहीं, अभी इसमें तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, और हमारा जो ड्राफ्ट था उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से नहीं था। अच्छा, नहीं था। लेकिन अब ये बताएं कि आईनी तरामीम के हवाले से एक बहस ये चल रही है कि हुकूमत शायद 25 अक्टूबर से पहले ये मंजूर करवाना चाहती है, तो ये बता दें कि कब इजलास आप बुला रहे हैं और कब मंजूर होंगे? देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर गुरमानी साहब इसमें वजाहत इसकी करूँगा कि ये SCO से पहले हो, SCO के बाद हो, 25 से पहले हो, 25 से बाद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर गेम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी जो है नंबर गेम पूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक मेजर कंसेंसस या मेजॉरिटी कंसेंसस डेवलप हो, जिस तरह पीपल्स पार्टी की भी है कि हम चाहते हैं इसको पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजारा जाए और तमाम तर सियासी जमातें इसको देखें, सिविल सोसाइटी। बल्कि मैं कल खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की नुमाइंदगी मैंने वहाँ पे की, और मैंने उनकी वहाँ पे जितने सिविल सोसाइटी के लोग थे, जितने लॉयर्स थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग थे, मैंने उनको क्लियर किया और क्लैरिफाई किया कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ये मत समझा जाए कि किसी एक अदालत के ऊपर, एक शख्स के ऊपर या किसी अदालत के ऊपर, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई सुप्रा सुप्रीम कोर्ट बैठाई जा रही है। कतन हमारी ना इंटेंशन है, ना हम ये चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो अदालती निज़ाम में इस्लाहात हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, वो वक्त की ज़रूरत है, ये लीगल रिफॉर्म्स, और ये तभी हो सकते हैं और आम आदमी को, कॉमन मैन को इंसाफ तभी मिलेगा जब ये तमाम तर हमारे पॉलिटिशियंस के या पॉलिटिकल नेचर के जितने भी मामला हैं, फंडामेंटल राइट्स जितने भी मामला हैं, वो एक सेपरेट अदालत उसको वो करे। लेकिन होमवर्क क्या है, कब 25 अक्टूबर से पहले कर रहे हैं? आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि SCO के बाद मौलाना साहब की तजवीज़ थी और हम बिल्कुल उस तजवीज़ पे हमने गौर किया है, एंड SCO के बाद ही ये होगा। लेकिन ये आपको भी क्लियर कर दूं कि 25 से पहले या 25 के बाद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो जज साहिबान जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जिस पे हम एग्री करेंगे, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कोई रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जज कोई भी हो, अगर वो पूरा उतरता है तो उसकी अपॉइंटमेंट डेफिनेटली अंडर कंसिडरेशन हो सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को आप इस पूरे प्रोसेस से या इस गेम से बाहर निकालें, या किसी को जो है सिर्फ इसी पूरी गेम में उस सिर्फ उन्हीं को कंसिडर मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर काजी फायदी साहब रिटायर हो भी जाते हैं 25 को और ये आईनी तरामीम मंजूर हो जाती है बाद में, और तो उनके फिर क्राइटेरिया अगर कंसीडर किया जा सकता है फॉर जुडिशल, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस पे तमाम तर हमारा इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन का एग्रीमेंट होता है, और अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए वो उनको कंसीडर हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनको रूल आउट तो नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा आपने नंबर गेम के हवाले से कहा, तो बैरिस्टर साहब नंबर कैसे आपने मुकम्मल कर दिया? देखिए मैं उसमें भी आपको वैसे तो मैं हिसाब का इतना पक्का नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको गुजारिश कर दूँ कि अभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा स्पीकर साहब ने भी ख़त लिखा और स्पीकर साहब ने उनको दोबारा याद दहानी करवाई कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि किसी आइन कानून उसकी सपोर्ट विद नेकेड आई भी आप देखें या स्टूडेंट ऑफ लॉ भी उसको देखें तो उसकी सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि वो फरीक उनके सामने ही नहीं था जिसको सीटें दे दी गई। दूसरा, हमने एक आइनी तरमीम हमने एक कानून में तरमीम की इलेक्शन एक्ट 2017 में, और हमने रीइटरेट किया और क्लैरिफाई किया और हमने कहा कि ये सीटें जो हैं
इस पे डिसीजन होना चाहिए। हमारी जो तरमीम है जो हमने अमेंडमेंट की है इस हवाले से, तो अब देखें कि वो क्या फैसला करेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए या हमारी तरमीम को, दोनों को देखते हुए जो उन्होंने फैसला करना है, उन पे कोई प्रेशर नहीं है, उन पे कोई जो है, हम ये नहीं कह रहे कि ये हमें दे दीजिए, हम ये कहते हैं कि फैसला दिया जाए। वजह उसकी है कि हाउस इनकम्प्लीट है अभी, सही, और हाउस के मेंबर्स सस्पेंडेड हैं। नहीं, लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनको ये फरमाइशी प्रोग्राम है, लापता होने का ये फरमाइशी प्रोग्राम है। इनका खुद जो है ये छुपे हुए हैं अपनी फरमाइश पे, किसी ने रोका। आज देखें इस मीटिंग में जो स्पेशल कमेटी की मीटिंग है उसमें बैरिस्टर गौहर थे, वो सामने थे, साहबजादा साहब थे, दीगर इनके लोग। देखें अगर खुद अपनी फरमाइश पे, अपनी ख्वाहिश पे अगर कोई छुपा हुआ है, तो हम गवर्नमेंट तो उनको तंग नहीं कर रही, गवर्नमेंट तो उनको जो है फोर्स नहीं कर रही किसी चीज पे, और पार्लियामेंट के अंदर कौन किसी को फोर्स कर सकता है। तो ये उनका अपना एक डिसीजन होगा वो किस तरफ। लेकिन सेनेट के अंदर आप क्या करेंगे? लेकिन सेनेट के अंदर हम इसीलिए चाह रहे हैं कि एक ब्रॉडर कंसेंसस हो। बात अगर खाली नेशनल असेंबली की हो तो जाहिर बात है कि उसमें नंबर्स आपको भी पता है, मुझे पता है कि वो लेकिन सेनेट के अंदर, लेकिन सेनेट के अंदर बिल्कुल मौलाना साहब आपको सपोर्ट भी करें, फिर भी आपको उसके अलावा भी इसीलिए हम चाह रहे हैं कि कंसेंसस हो, और ये तमाम तर जितनी भी पार्टीज हैं जिनके हमें वोट दरकार है, हम उन पे काम भी कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो क्या फिर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा? देखिए ज्वाइंट सेशन में लीगली अगर एक लीगल पोजीशन हो तो ज्वाइंट सेशन में ये पास इस तरह नहीं हो सकती। ये ओरिजिनेट होती है एक हाउस में, ये दूसरे हाउस में, और फिर जाती है दूसरे हाउस में, और ये फिर कमेटीज एंड देन सो एंड सो फोर्थ। इसका पूरा प्रोसीजर इन वोग है, स्टेप्स टू लेजिस्लेशन है या अमेंडमेंट है, वो फॉलो करना जरूरी है। वो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। लेकिन एक नुक्ता जैसे आपने काजी फायद ईसा साहब के हवाले से बात की, अब ये आईनी तरमीम अगर हो जाती हैं तो क्या फिर जो वो सीनियर मोस्ट जज जो है वो अगला चीफ जस्टिस होगा, इस प्रोसेस पर भी कोई असर पड़ेगा आपकी नज़र में? देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3 के तहत मंसूर अली शाह साहब हैं, वो सीनियर प्यूनी जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, और इवन आगे भी मैं तो यही देख रहा हूँ कि वही हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, और इसमें कोई ना हमारे प्रोसेस में कोई चेंजिंग है नहीं। इन तरमीम के बाद भी आप समझते हैं कि तरीक़ेकार यही होगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल इन तरमीम के बाद भी ये पॉसिबल है, और अब फिलवक़्त तो यही है क्योंकि 175A3 को नहीं छेड़ा गया, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से ना हमारी तरफ से। तो आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुतालिक? नहीं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, लेकिन एक जो उनका हाल ही में फ़ैसला आया उससे बिल्कुल ये ज़ाहिर होता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं था, वो उससे मुनाफी था। अच्छा, तो फिर अब ऐवान के अंदर आप समझते हैं कि हुकूमत का होमवर्क वगैरह सारी चीज़ें मुकम्मल हैं? ऐवान में नेशनल असम्बली में बिल्कुल हमारा होमवर्क कंप्लीट है। सेनेट की हद तक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें थोड़ी और मेहनत दरकार है, और इंशाल्लाह जो है वो। और मेहनत से मुराद के पीटीआई से रब्ता करेंगे? नहीं, मैं या वो आपसे राब्ते में है? अब बाकी बातें मेरे ख्याल से आप अपने अगले प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक ले जाएं, ये बता तो तब तक जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ये बता दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कब जारी कर रही है हुकूमत? देखिए आज जो काजी फायद ईसा साहब का नोटिफिकेशन है फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से वो आ चुका है, और ये जो भी चैम गोइयाँ चल रही थी, मैं तो डे 1 से कह रहा था कि मीडिया ने इतनी ज़्यादा इसको ओवरली हाइप्ड किया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा तो वो उससे पहले आ जाएगा। आज मेरे ख्याल से गालबन 11 तारीख हो चुकी है, और पीछे टोटल जो है 7 वर्किंग डेज रह चुके हैं, टोटल 14 दिन है, तो ये इसी नेक्स्ट वीक में ही हो सकता है, छुट्टियों के बाद आ जाए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, आज जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि कमेटी का इजलास भी था, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार रखा है, ख़ास तौर पर जो तजावीज़ हुक्मरान जमात और इसी के साथ साथ मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आई थी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब हमने देखा है कि जो खुसूसी कमेटी का इजलास है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी, जो सीनियर लीडरशिप है वो भी शिरकत कर रही है। क्या ये उसूली फ़ैसला हो चुका है कि हुकूमत के साथ आइनी तरामीम पर उनको सपोर्ट किया जाएगा, साथ दिया जाएगा? ये हतमी फ़ैसला है? आप समझते हैं कि पीटीआई ताउन करने के लिए तैयार है?
बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ इसके ऊपर क्लियर है कि हम किसी भी इस तरह की तरमीम जो ये मसवदे लेकर आ रहे हैं, ये बिल्कुल हम समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अदलिया के ऊपर हम समझते हैं ये हमला है। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है या आइन के मुताबिक एक अलग-अलग सतून है, ये एक तरह की मुदाखलत है। तो हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हम बिल्कुल इसके खिलाफ खड़े हैं। हम किसी किस्म की कोई आइनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे और ये हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। इसी वजह से ये हमारे एमएनएज़ को उठाने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको साथ मिलाने के लिए उनके घरों में छापे मरवा रहे हैं, उनके भाइयों को गिरफ्तार कर रहे हैं और खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन एमएनएज़ को पकड़ा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी को ज़बरदस्ती, एक जमात जो है किसी भी बंदे को ज़बरदस्ती रख सकती है कि आप मेरे मेंबर हैं? ये तो एक विल होती है, एक मर्ज़ी होती है और जब वो इमरान खान के टिकट के ऊपर जीत के आए हैं, तो हमने उन्हें क्यों ज़बरदस्ती रखना है? तो ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो कानून है, वो आइन है, उसको बिल्कुल ना देखा जाए, बल्कि एक शख्स की मंशा हो, एक शख्स की मर्ज़ी हो, जिसके मुताबिक मुल्क चले और उसी के ऊपर अमल पैरा सारा किया जा रहा है। नहीं, लेकिन नईम साहब, ये जो आपका दावा है या पीटीआई जो मौक़िफ़ रख रही है कि उनके अरकान को घरों पर छापे मारे जा रहे हैं या उनको उठाया जा रहा है, हुकूमत तो इस किस्म के जो दावे हैं उनकी वो तरदीद कर रही है, कह रही है कि तमाम अरकान को हक़ है कि वो वोट दें, वो जिस तरह भी दें और वो उनसे राब्ते में ज़रूर हैं, ये कहा जा रहा है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनकी वो तरदीद कर रहे हैं। नहीं, देखें, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत वो है जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो 8 फरवरी को जिसको अवाम ने वोट नहीं दिया, जिनको वोट दिया था उनके तो फॉर्म 45 तब्दील कर दिए, फॉर्म 47 के मुताबिक इनको बनाया गया है। तो जब पहले दिन ही 8 फरवरी को उस डाके के ऊपर भी ये रजामंद हैं और कह रहे हैं जी कि कोई डाका नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई, तो फिर आप इनकी ज़हनियत या इनका मौक़िफ़ या इनकी जो बात है, क्या उसको आप समझते हैं कि वो जेन्युइन है या ठीक है? नहीं है। अब उसी के तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए कि वो डाका मारा हुआ, डाके के बाद नया डाका, और वो आप मखसूस नशिस्तों की शक्ल में भी देख सकते हैं कि अवाम ने इनको वोट ही नहीं दिया। वो वोट जो इनको मिले नहीं है, उसकी मखसूस नशिस्तें ये लेने के लिए चले गए हैं। वो तो वोट पीटीआई को मिला था, उसकी मखसूस नशिस्तें बनती थी। अभी भी उस पर शोर मचाया जा रहा है कि ये उनका हक है। तो डिठाई या अखलाक, जो एक अखलाकी एक जुर्रत होती है, कोई इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। थर्ड बात यह है कि जब ये देख लिया कि ये नंबर फिर भी पूरे नहीं हो रहे, तो रिकाउंटिंग के जरिए इन्होंने कहा कि हम अपनी तादाद पूरी करें। रिकाउंटिंग के अंदर मुझे कोई एक पाकिस्तान का हल्का बता दें जहां पर ये हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट जीती हो। रिकाउंटिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारती गई है या नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात वो ही जीती है। चौथी बात यह है कि ये जो आर्टिकल 63 था, आर्टिकल 63A के अंदर जो है जो तब्दीली की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो कि काजी फाइज़ साहब बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म, मैं समझूंगा कि कहूंगा कि प्लान के मुताबिक उन्होंने इसके ऊपर फैसला दिया ताकि जो एक फ्लोर क्रॉसिंग है उसको जायज़ करार दिया जाए। अब उसके तहत इन्होंने ये किया कि कोई अगर एक बंदा जमात का किसी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करता है, हाँ, तो उसका वोट काउंट होगा। हालांकि ये जो पहले फैसला दिया गया था, 5 मेंबर बेंच ने दिया था, हाँ, वो इसलिए दिया था कि ये फ्लोर क्रॉसिंग बंद होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को पैसे देकर या ये फ्लोर क्रॉसिंग पर भी हम नईम साहब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो आपने कहा कि आप ताउन नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो स्पेशल कमेटी है उसका हिस्सा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों है? देखें, स्पेशल कमेटी जो है उसका हिस्सा है। देखें, बात जहाँ तक है ना कि एक चीज़ जो है हमारे सामने आएगी, एक चीज़ हमारे सामने रखी जाएगी कि क्या मामला है, क्या चीज़ है, क्या उसके अंदर लाना चाहते हैं। मुसव्वदा तो इनके पास अपने पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर अगर ये कहेंगे कि हम बिल्कुल इसके अंदर जो है वो करके और इसको तबाही की तरफ लेकर जाएंगे, आइन को मुअत्तल करेंगे, जो अदलिया को फारिग करेंगे, जजेस को जो डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको वो जज अगर बोलेगा तो उसको ट्रांसफर करके बलोचिस्तान फेंक देंगे, या कोई ऐसी आईनी अदालत जिसके जरिए तमाम मुकदमात शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या उनकी मर्जी के मुताबिक ही चलाए जाएं, क्योंकि उसका चीफ जो है वो भी उस वजीर आजम की मर्जी का होगा और उसके मेंबरान भी मर्जी के होंगे, बाकी यानी कि जो साहबान है। तो ये सारा अमल जो है नजर आ रहा है कि ये सारा किए जा रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और कमेटी के अंदर शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो कमेटियां बनी हुई हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है, कमेटियां और भी दीगर बनी हैं, तो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा है। लेकिन उसका जरा मतलब नहीं है कि हम कोई ऐसी आईनी तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँ, जो कि आपने मेरे प्रोग्राम से पहले मुझसे पूछा भी, कि अखबार जो है, अखबार जितने भी हो रहे हैं, ये धौंस जो जितना सारा किया जा रहा है,
ये सारे MNAs वो खुद कह रहे हैं, शफकत अवान MNA सरगोदा से, इसके अलावा बाकी MNAs हैं, उन्होंने एक ट्वीट चला था कि ये सारे जो है जबरदस्ती रखे गए। उन्होंने ट्वीट किए हैं कि हमें कोई जबरदस्ती नहीं रख सकता, ये हमारी मर्जी है। अब हम अगर कह दें कि PMLN के जो सारे MNAs हैं वो जबरदस्ती रख के उधर रखे गए, तो मतलब सब कहेंगे ना कि ये एक अजीब सी बात है। हाँ, रिकाउंटिंग के जरिए हराना, छीनना, ये सारा अमल करना, तो वो सारा नजर आ रहा है। और मैं इंतजार हुसैन पंजूथा जो मेरे भाई हैं उनके हवाले से भी जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि मुलाकातें खान साहब से बंद की गई। मुलाकातों के एक्सेस के हवाले से उन्होंने पटिशन इंतजार भाई ने दायर की, क्योंकि वो फोकल पर्सन भी हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, तो उनको ही अगवा कर लिया गया कि खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए, क्योंकि ये अमल करना था। इस अमल करने के लिए वो चाहते हैं कि एक स्मूथ जो है ना वो प्रोसेस हो। स्मूथ प्रोसेस करने के लिए उनका दिल ये है कि कोई जाज न करे, कोई खान साहब अंदर से मजीद जो है वो कॉल ना दें, ताकि वो जो डाका उन्होंने डालना है वो डाल लें। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं और पूरी कौम देख रही है कि ये सारा लेकिन अब ये बताएं कि जो हुकूमत ये कह रही है कि नंबर गेम उनके मुकम्मल हैं, आपको कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर क्या मंजर नजर आ रहा है कि क्या आपके बंदे जो हैं वो तोड़े जाएंगे? अगर तोड़े जाएंगे, आप खुद वकील भी हैं, तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक तो वो अराकीन इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर PTI क्या उन अराकीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? क्या कानून क्या कहता है? मतलब दो चीजें सिर्फ बता दें, एक तो क्या आपके अराकीन को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरा अगर वो वोट करते हैं तो आप कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखें, जो फैसला पहले आर्टिकल जो 63A पे आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो जो एक रिव्यू फाइल किया गया था वो मुकर्रर वक्त के 2 दिन बाद किया गया था, और उसमें जैसे कमेटी तश्कील दी थी, काजी फाइज साहब ने अपनी मर्जी का साथ बंदा रख के अगले जज को हटा के, और फिर जैसे बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया, हालांकि उस बेंच के ऊपर तनाज़ा वैसे ही बन जाता है कि आपने ऐसी कमेटी तश्कील दी जो नाजायज है और फिर आप उस बेंच का हिस्सा भी बने हुए हैं, तो ये किसी सूरत फैसला इसका जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि एक बंदूक की नोक पर धौंस से एक फैसला दे दिया, जिसके मुताबिक उन्होंने एक फ्लोर कास्टिंग को जायज करार दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो फैसला भी गलत है, और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नहीं, लेकिन अब कौमी असम्बली के अंदर आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है? इलेक्शन कमीशन को चाहिए नोटिफाई करे। आज भी इजलास बुलाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के लेकिन नईम साहब, आपको कौमी असम्बली के अंदर क्या मंजर नजर आ रहा है? क्या आपके अराकीन को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं? किसी ने कोई शिकायतें की हैं? और अगर वो वोट करते हैं तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझसे खुद कितने MNAs मिले और उन्होंने कहा कि हमें हरासा किया जा रहा है, हमारे भाइयों को किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं। और आपको पता ही है कि जोड़ तोड़ के लिए एजेंसियां जिस तरह से पूरी इन्वॉल्वमेंट करती हैं, वही प्रोसेस किया जा रहा है, और उसी तरीके से उनको जो है वो धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आपको ये कर दीजिए। और नहीं, लेकिन एजेंसीज का है, आप अगर देख लें उनका तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो सियासत में उनकी कोई मुदाखलत नहीं है। तो ये नवाज शरीफ हलफ दे दे कि उनका नहीं है, ये शोबाज दे दे कि वो अपने वोटों से जीते हैं, उनको नहीं जितवाया गया। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अगर वो अराकीन वोट करते हैं, नईम साहब, जो मैंने पहले सवाल किया कि वो तो इंडिपेंडेंट होंगे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, तो फिर आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं, वो PTI के मेंबर हैं, PTI के मेंबर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भी वो PTI के मेंबर हैं, और इलेक्शन कमीशन उस फैसले के ऊपर अमल नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल मिला हुआ है, लंदन प्लान के अंदर उसने पूरा बिस्तर डाला हुआ है। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसले के ऊपर अमल किया जाए, तो ये PTI के हैं, और PTI की जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है उसके बाद आजाद कहना ये बिल्कुल गलत है। और वो अगर कोई वोट डालते भी हैं, अच्छा, एक दो सवाल खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से नईम साहब आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये तनकीद हुई कि जो आपने एहतजाज किया यहाँ पे इस्लामाबाद में, उस एहतजाज में आप भी शरीक थे, हमने देखा शेलिंग वगैरह भी हुई, लेकिन यहाँ पर एक तनकीद हो रही थी कि गंडापुर साहब जब डी चौक पर या जना एवेन्यू पर पहुंचे थे तो उसके बाद वो KP हाउस चले गए थे। क्या ये पार्टी के अंदर मामला हल हो चुका है कि KP हाउस उनका जाने का फैसला जाती था, पार्टी डायरेक्शन थी, ये क्या हुआ था? नहीं, देखें, नेटवर्क का इशू था, आपको पता है सारी सर्विस बंद थी, और उन्होंने अपने हुक्म जो खान साहब ने दिया था कि आपने डी चौक पहुंचना है, अपनी हुकूमत को दाव पर लगाकर गवर्नर राज की भी धमकियां मिली, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो पहुंचे। और वही आपने देखा कि वो पहुंचे हैं, और रेंजर जिस तरह से उन्होंने हमला किया, जो धमकियां दी जा रही थी वो सच साबित हुई कि वाकई वो कहते हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, यहाँ पर कानून नहीं, यहाँ पर आईन नहीं है। और साथ ही उस KP हाउस को सील भी कर दिया गया।
अच्छा, इस एहतजाज से पहले तो बिल्कुल केपी हाउस जो है वो बिल्कुल रेगुलर था, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं था, कोई ऐसी इरेगुलरिटी कोई थी और कोई ऐसा बिल्डिंग का मसला नहीं था। लेकिन उन्होंने नईम साहब डी चौक से केपी हाउस जाने का फैसला क्यों किया आपकी नजर में? देखें, डी चौक से केपी हाउस जाने का फैसला जो है डेफिनेटली वो गए, वहां से राब्ता शाब्ता उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी से बात करनी थी क्योंकि एहतजाज की कॉल थी और खान साहब ने कहा था डी चौक आना है, तो अली अमीन के पास इख्तियार था कि वो इस एहतजाज को खत्म करें, तो डेफिनेटली खत्म करने के लिए आगे मजीद जो भी अमल करने के लिए मुशावरत या सारा चीज होनी थी। लेकिन उस दौरान क्योंकि वहां ही सिग्नल थे केपी हाउस के अंदर और बाहर सिग्नल नहीं थे और वो गए और साथ ही रेंजर ने हमला बोल दिया। अब रेंजर ने जो हमला बोला है, जो वहां पर तोड़ फोड़ की है, जो एक केपी जो एक मैं समझता हूं कि लेकिन नईम साहब ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है नईम साहब, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहना शुरू कर दिया, आपके ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट जो है वो लगना शुरू हुई कि मिसिंग है, सीएम के खैबर पख्तूनख्वा इज मिसिंग। तो ये क्यों हुआ? आपका राब्ता नहीं था या फिर वो अचानक जो है वो राब्ता किए बगैर, आप तमाम सीनियर रहनुमाओं से राब्ता किए बगैर वो असेंबली इजलास में पहुंचे? तो ये जो बीच में गैप था, ये क्या सूरत हाल थी? वो मिसिंग थे, राब्ता नहीं हो रहा था, क्या था? मैंने कोशिश की थी उस वक्त राब्ता करने की, उन्हें मैसेज भी ड्रॉप किया था, उनका नंबर जो है बंद जा रहा था और मुसलसल क्योंकि सिग्नल्स का भी इशू था और सिग्नल्स का इशू ये उस रात नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि दूसरे दिन भी जाकर कहीं दोपहर में जाकर मसला हल हुआ और वो जिस तरीके से भी अपनी जान बचाकर वहां पहुंचे। और देखें, एक वजीर आला सूबे का वो छुप रहा है या वो वहां से निकला है या उसके ऊपर धावा बोला गया, एक पूरे मैं समझता हूँ कि ये सूबे की आवाम के ऊपर बोला गया और इसके ऊपर बिल्कुल इन्होंने एक मजम्मती बयान भी नहीं दिया कि हमने नहीं। लेकिन वो मिसिंग वाली बात क्या थी नईम साहब? मैं वो सिर्फ समझना चाहूंगा कि वो मिसिंग थे या नहीं थे, और थे तो क्यों थे? देखिए, बंदा अगर राब्ते में आपके नहीं होता तो फिर मिसिंग ही होता है ना। अगर मेरे भाई जो है वो 3 दिन से नहीं है राब्ते में तो वो मिसिंग ही है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो सामने बैठ, जब बंदा मिसिंग होता है तो उसे मिसिंग ही कहा जाता है। लेकिन क्योंकि राब्ता उनसे नहीं हो रहा था मुसलसल इतने टाइम के बाद, रेंजर ने हमला किया हुआ था, तो सबने मिसिंग ही कहना था ना, ये तो नहीं कहना था कि वो जो है। अब एक आखिरी सवाल नहीं साहब, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उन्होंने भी मुलाकात की सीएम साहब से, मोहसिन नकवी साहब भी गए, वज़ीर आला साहब जो हैं वो दोनों जो अहम शख्सियात थी उनके साथ वो बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जरगे से जो है वो खिताब भी किया। तो अब क्या ये एक पॉजिटिव चीज़ है? डेफिनेटली एक पॉलिटिक्स में बैठना चाहिए। तो अब जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे वफाकी हुकूमत के हवाले से, गवर्नर के हवाले से, वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए? आप समझते हैं अब मिलकर ही आगे चलेंगे आप? नहीं, देखें, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हमारे ख़त्म नहीं हुए। जहाँ तक अमन की बात है, केपी में जिस तरह से वफाक ने हमला करवाया, वहाँ से आईजी को इस्तेमाल किया और गोलियां चलाई, हमने बिल्कुल मजम्मत की। और दूसरी बात यह है कि अमन के लिए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बंद हो, तो अली अमीन ने बड़े दिल का उससे मज़ाहिरा करती उन्हें कहा कि हम सबको दावत देते हैं, आएँ। और यहाँ अमन की बात है, अमन की बात के ऊपर क्योंकि देखें ये मसला जो है अली अमीन के घर का नहीं था बल्कि पूरे सूबे का मसला था और उसने पूरे सूबे के मसले को समझते हुए कि एक अवामी नुमाइंदा हूं मैं, तो अवाम को देखते हुए उसने जो हमला था उसको भी इग्नोर किया, उसने जो गिरफ्तारियां थी उसको भी साइड पर किया, उसने जो कुछ किया गया या किया जा रहा है उसने आगे कदम बढ़ाया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं तो कभी ठीक है नईम साहब, एक मुख्तसर एक सवाल बता दें, एक जो आईनी तरमीम के हवाले से एक मुख्तसर चीज़ बता दें। आपने अपने अराकीन को क्या हिदायत जारी की हैं कि अगर वो वोट करेंगे तो फिर पीटीआई उन अराकीन के खिलाफ आईनी तरमीम में अगर वो वोट करते हैं तो क्या कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, अगर को वोट करते हैं तो पीटीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उन्हें डी सीट करने के लिए जो है वो अपना आगे अमल बढ़ाएगी और बिल्कुल उनको फिर कोई इस तरह से नहीं इख्तियार होगा कि वो सीट भी रखें। जो एक लॉ है उसके मुताबिक अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएगी। जहां तक बात है कि इस चीज को जायज करार देने से, तो ये तो इस वक्त मामला है उधर। लेकिन नईम साहब, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, उसके बावजूद आप समझते हैं कि कार्रवाई हो सकती है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक? बिल्कुल जी, इलेक्शन किया हुआ इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उनको फौरन चाहिए, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है जितनी वो वायलेशन कर चुका है। चलें, ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुना। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर अकील मलिक और नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज खुसूसी कमेटी का हमने देखा कि इजलास हुआ, कुछ दिन आइनी तरामीम के हवाले से मुशावरत ज़रूर हो रही थी, लेकिन आज कुछ दिनों के बाद जो है दोबारा कमेटी की अहम बैठक हुई है। पीटीआई भी उसमें शरीक है। आप क्या समझते हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि मौलाना साहब या पीटीआई जो है वो रजामंद हो जाएगी या ताउन करने के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए, पीटीआई तो कभी भी नहीं होगी। अगर हम अमेंडमेंट ये लाएं कि पाकिस्तान एक बेहतरीन खूबसूरत मुल्क है, दुनिया का सुपर पावर है, तो उसमें भी पीटीआई नहीं मानेगी। बोले नहीं, आपको प्रैक्टिकली जहां बिलावल भुट्टो साहब ने ऑफर की है कि पीटीआई से हम बात करेंगे, तो अगले दिन अली उमद खान साहब ने कहा कि जब तक खान जेल से नहीं आएगा हम कोई बात नहीं करेंगे। तो पीटीआई की तो आप बात भूल जाओ। तो सिर्फ आज भी देख रहे, गौर खान साहब आए थे मीटिंग में बैठे, मसौदा उसके सामने रखा। बाहर जब आया तो कह रहे नहीं, हम खान से मशवरा करेंगे। तो वो खान के मशवरे के लिए या खान से मिलने के लिए या शंघाई जो ताउन जो इजलास है उसको सबोताज के लिए वो जरूर कोई ना कोई ये ड्रामा करेंगे। तो पीटीआई की तो आप बात ही छोड़ दे, वो तो किस बाकी रह गए। मौलाना साहब बिल्कुल तकरीबन हम और मौलाना साहब नजदीक है। जहाँ जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से हो या जहाँ आईनी अदालतों के हवाले से हो, आज भी डिस्कस हुआ और कल भी होगा इंशाल्लाह। तो अब यकीनन मैं ये समझ रहा हूँ कि इतवार तक जो है सारी चीजें आपके सामने क्लियर आ जाएगी। लेकिन सर, अब जो ऐवान के अंदर इंडिपेंडेंट लोग हैं, जिनको आप लोग इंडिपेंडेंट या इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट हैं, जिनको पीटीआई ये कह रही है कि वो हमारे एमएनएज हैं, लेकिन अब तो एक वाज़ेह ये तो हम कह सकते हैं कि वो जो आज़ाद हैं, जिनको पीटीआई क्लेम कर रही है कि वो उनके अरकान हैं, वो आपको वोट देंगे और उनकी मदद से ही ये आइनी तरमीम होगी। अगर मौलाना साहब आपको सपोर्ट करते भी हैं या नहीं भी करते, आपको उन आज़ाद अरकान की ज़रूरत पड़नी है। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें आपके सामने रखता हूँ। मौलाना साहब के 8 वोट है और मौलाना साहब के वोटों के यकीनन हमें इस वजह से जरूरत है कि एक बड़ी पार्टी है और एक बड़ी अपोजिशन है, और वो अगर हुकूमती एहतियात के साथ मिल जाए तो एक अच्छा असर पड़ता है और जो कंसेंसस है उस हवाले से जो है ना वो भी एक हद तक पूरा हो जाएगा। बाकी अगर आप ऑप्शन की बात करें तो आज़ाद जो उम्मीदवार है, आप देख रहे हैं कोयटा से जो आदिल बाजी साहब है वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत कर दिए। फिर बाद में 40 अरकान जो है ना जिसके ऊपर अभी कोई टैग नहीं लगा है, बाकी रह गया है। लेकिन एक चीज और आप भूल रहे हो, जो रिजर्व सीटें हैं, रिजर्व सीटों के हवाले से भी तो अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आना बाकी है। क्योंकि आपको पता है नहीं, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, आप सेनेट के अंदर क्या करेंगे? सर, सेनेट के अंदर तो आजाद जो अरकान है उनकी तादाद ज्यादा नहीं है। देखिए, मैं एक चीज ये बताऊं आपको, सेनेट के हवाले से अगर सेनेट से नहीं हो सका तो एक ऑप्शन और भी है, ज्वाइंट सेशन भी आता है। फिर ज्वाइंट सेशन की तरफ जाएंगे हुकूमत। यकीनन मुझे पता नहीं है, मैं एज ए कानून की तालिब इल्म आपको बता रहा हूँ कि वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हर हालात में है, चाहे उसमें मौलाना साहब हो या ना हो, चाहे इसमें दूसरा पार्टी हो या ना हो। वो 2-3 चीजें हमारे सामने हैं, जो चीजें हम उसको डिस्कस कर सकते हैं उसके हवाले से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इतने परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी मीडिया को खास तौर पे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब आप बतौर सीनियर कानूनदान भी कादिर मंदोखेल साहब एक चीज़ बताइएगा कि फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो काजी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के हवाले से बुला लिया गया है, वो उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब आप समझते हैं कि ये जो तासुरात थे कि काजी साहब जो हैं वो रिटायर नहीं होंगे, एक्सटेंशन होगी, जो पीटीआई इल्ज़ामात लगा रही थी, आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद वो मामला क्लियर हो चुका है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, या इन आइनी तरमीम के बाद आप कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, आज के दिन अभी की जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की तारीख, आज की कानून, आज के आइन के मुताबिक तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब 25 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और 26 तारीख को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे। कल क्या होगा, कल क्या तरामीम होंगे, कल क्या फैसले होंगे, इसके बारे में ना आपको इल्म ना मुझे इल्म। पीटीआई वाले जो कहते हैं कि भाई मसौदा हमारे सामने शेयर कर दे और फिर उसके बाद मसौदा जो हमें नहीं पता वो भी शकीय बयान कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ ये दुगली पॉलिसी है। या तो आप ये कह दो मसौदा हमें नहीं पता, या आप पूरा मसौदा जो हमें नहीं पता वो भी आप बयान करो, फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का एक तसलसल है जो आपने बात की है
काजी फाजिसा के फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से, ये एक रस्म है, एक रिवाज है अदालती निज़ाम का, तो यकीनन वो मौजूदा कानून के मुताबिक तो वो 25 तारीख को रिटायर हो रहा है, इसी वजह से उन्होंने आज शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आगे क्या होता है ये ना आपको पता है ना मुझे पता, आने वाला दिन क्या फैसला होता है। नहीं सर कादिर मंदोखेल साहब, मुझे बिल्कुल पता नहीं होगा, लेकिन आपको ज़रूर पता होगा क्योंकि आईनी तरामीम पीपल्स पार्टी भी अपना जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है, तो आपके इल्म में ये ज़रूर होगा कि ये जो आईनी तरामीम अगर मंजूर हो जाती हैं तो उसका सुप्रीम कोर्ट पे कितना असर होगा, ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे कोई असर नहीं होगा, ये तासुर ही गलत है कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के पर असर होगा। देखिए, दुनिया की 58 ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया गालबन मुल्क है जिसका 1.25 साल या 105 साल पूरे हो गए आईनी अदालतों का। तो ये आईनी अदालतें जो ना, ये पीटीआई वाले इस तरह शो कर रहे जैसा वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के अंडर। आईनी अदालतों का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। और फिर अगर मैं आपको बात करता हूँ, इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और अदालत भी मौजूद है जिसका जिक्र कोई नहीं करे, वो है फेडरल शरीयत कोर्ट। उसका अपना काम है, बिल्कुल ना वो सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत करता है ना सुप्रीम कोर्ट उसमें करता है, उनका अपना फंक्शन है। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, एक सर मैं मुख्तसर आपसे जवाब जानने की कोशिश करूंगा। एक मुझे चीज़ सिर्फ बता दें कि जो इंडिपेंडेंट हैं ऐवान के अंदर, जिनको पीटीआई क्लेम कर रही है कि वो हमारे अरकान हैं और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट आपको वोट करते हैं तो क्या फिर पीटीआई उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक? मोहतरम, आप खुद फरमा रहे हो कि वो इंडिपेंडेंट है, तो पीटीआई कौन होता है उसके खिलाफ केस करने का या उसको क्लेम करने के लिए? जब आप खुद फरमा रहे हो कि वो इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन की फाइलों में वो साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन पीटीआई क्लेम कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इसीलिए वो अब इंडिपेंडेंट नहीं है और वो पीटीआई के अरकान है। ना वो पीटीआई के अरकान है, ना वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके ऊपर लागू होता है। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला हुआ है उसके बाद भी कानून आइन में तरामीम या उसकी वजाहत की गई है। और फिर उस सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी बेंच है उसने तो बल्कि 2 शिकें तोड़ी है। जो उन्होंने अपने ब्रदर जजेस के बारे में कहा, उन्होंने आइन से तजाविज की, तो आइन से तो ये 8 रुकनी ने तजाविज की है। जो आइन के आर्टिकल 51 सब में लिखा हुआ है, आजाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर टाइम है, वो 15 दिन दे रहे वर्किंग डेज, तो तजावज तो उन्होंने खुद किया है। तो जो तजावज किए उसके ऊपर फैसला या उसके ऊपर अमल कैसे होगा, ये सवाल तो आपके सामने, और वो भी नहीं होगा, न इलेक्शन कमीशन करेगी न स्पीकर होने देगा। ठीक है कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया सर। काला नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब आइनी तरामीम के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने तो आ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं। अब पीटीआई के दावे अपनी जगह पे हैं। अब देखें कि आने वाले दिनों में इन तरामीम के हवाले से मज़ीद मुशावरत के बाद क्या हतमी फ़ैसला सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।